दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और मैं इस समय हूं दुबई के हेड ऑफिस में और ये वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल। इस वीडियो में हम मिलेंगे विटर के सीईओ मिस्टर डेनिस टिएगलिन जी से और मैं इनका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। और आप सभी से मैंने सवाल पूछे थे कि डेनिस सर से आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, और उन सभी सवालों में से टॉप 10 क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है जो आज हम डेनिस सर के मुँह से पूछेंगे, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि डेनिस सर से पूछिए, जो भी हमारे सवाल हैं उनके जवाब हमें डेनिस सर से चाहिए। तो आज हम दुबई हेड ऑफिस से डेनिस सर से लाइव उन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे और आप सभी की तरफ से मैं डेनिस सर का वेलकम करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम। और मेरा पहला सवाल है डेनिस सर से कि आप हमारी सभी कम्युनिटी को अपना इंटरव्यू दीजिए कि हु इज़ डेनिस टिएगलिन, हु इज़ ऑथर ऑफ दिस विटर प्रोजेक्ट। इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए सर। नमस्कार माय फ्रेंड। हमारे स्टार्टअप को 3 साल हो चुके हैं। हम दुबई आ गए क्योंकि दुबई विभिन्न घटनाओं, व्यवसायों, नवोन्मेषी विकास और नवाचार का केंद्र है। इसके अलावा इसके नजदीकी देश सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत आदि भी वास्तुकला के माध्यम से अपने विकास को प्रदर्शित करना चाहते हैं। अब हम सही समय पर एक सही जगह पर पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि हमारा स्टार्टअप तेज गति से विकसित हो रहा है। हम पहले से ही दुबई के शासक परिवार के एक सदस्य के साथ साझेदारी पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। वे हमारे कार्यालय का दौरा कर चुके हैं। इस विषय पर आप हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो देख सकते हैं। साथ ही हम अब वियतनामी कंपनियों के साथ भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। हमने 3 वियतनामी कंपनियों के साथ एक प्रारंभिक समझौता किया हुआ है ताकि हमारी तकनीक की पहुंच वियतनामी क्षेत्रों में भी हो सके। लेकिन वियतनाम में ये प्रणाली काफी लंबी है और उनके साथ समन्वय प्रक्रियाएं हमारे समझौते के अनुरूप चल रही हैं। सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर आता है कि आपको ये विचार कहाँ से मिला। मैं संक्षेप में आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैंने निर्माण और अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। मैं 18 साल की उम्र से व्यवसाय में हूँ। 28 साल की उम्र तक मेरे पास काफ़ी बड़ी कंपनी थी। ये मेरे गृहनगर नोवोसिबिर्स्क में स्थित एक बड़ी कंपनी है जिसमें करीब 350 कर्मचारी काम करते हैं। 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट ने निर्माण परियोजनाओं की गतिविधियों को बुरी तरह से चौपट कर दिया था। इस दौरान मुझे विभिन्न मुद्दों पर सोचने का अवसर मिला। फिर मुझे एहसास हुआ कि अब गतिविधियों में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि वो पहले रचनात्मक नहीं थी और साथ ही इससे आसपास की दुनिया को ज्यादा लाभ नहीं पहुंचता था। मुझे इस बात की काफी जानकारी मिली कि अब पर्यावरण हद से ज्यादा प्रदूषित हो रहा है और अब आगे चलकर ये हमारे और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। हम सभी सोवियत संघ को याद करते हैं। तब हमारे भारत के साथ काफी अच्छे मैत्री संबंध थे और अभी भी हमारी दोस्ती अच्छी है। सोवियत संघ ने विज्ञान में काफी धन निवेश किया था। अब वे सारी जानकारियां मेरी मातृभाषा में उपलब्ध है और मैं इसका उपयोग कर पा रहा हूं। मैं बड़ी संख्या में भौतिकी और यांत्रिकी विषयों की पुस्तकों से परिचित हुआ और उम्मीद के विपरीत मेरे पास ढेरों नए विचार और नई तकनीकें आईं। मेरे लिए ये स्पष्ट हो गया कि अब उनका पेटेंट कराना जरूरी है। मेरी पहली परियोजना थी शहरी परिवहन एवं रसद प्रणाली, जिसे हम गॉरोडलेस के नाम से जानते हैं। ये खासकर मध्य पूर्व के देशों के लिए एक जबरदस्त समाधान है, क्योंकि वहाँ का तापमान अधिक रहता है। यदि शहर की ऊपरी सतह पूरी तरह से हरी भरी हो तो हम वास्तव में तापमान को 5 से 7 डिग्री तक घटा सकते हैं और ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही हम उन समस्याओं का भी हल ढूंढ सकते हैं जो 100 साल या 200 साल पहले मौजूद थी। इस समस्या को ओवरलैपिंग कनेक्शन कहा जाता है। मनुष्य, पशु और परिवहन ये सभी एक स्तर पर मिलते हैं। इससे संघर्ष बढ़ता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ सभी स्तर जमीन से ऊपर बने हैं। ये मौलिक रूप से एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो लागत और इस तकनीक को अनुकूलित तरीके से लागू करने की संभावनाओं में वृद्धि करता है। सभी भारी चीजें एवं वे सभी चीजें जिन्हें किसी व्यक्ति को खिड़की के बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम प्रथम स्तर पर छोड़ देते हैं। द्वितीय स्तर संचार प्रणाली है। ये भी महत्वपूर्ण है कि वहाँ जमीनी कार्य करने और संचार को भूमिगत रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वैसे भी ये सब काफी महंगे हैं। यहाँ द्वितीय स्तर पर वे लंबे समय तक सेवा प्रदान करने में सक्षम होंगे। तृतीय स्तर
यात्री एवं रसद परिवहन के लिए है। ये एक शॉपिंग मॉल की तरह है जहां लोग सभी आवश्यक सामान और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ स्तर सिर्फ जंगल है। यहाँ कोई ध्वनि तंत्र आदि नहीं है। यहाँ केवल पक्षी, मनुष्य और प्राकृतिक वातावरण है जिनके साथ मनुष्य लाखों वर्षों से रहने का आदी है। ये मेरी पहली परियोजना थी और बाद में मेरे दिमाग में ये सवाल घुस गया कि इन क्षेत्रों में किस तरह की इमारतें होनी चाहिए। मेरे दोस्त ने 4 उद्देश्यों के आधार पर एक कॉम्पैक्ट गगनचुंबी इमारत बनाई और मेरे दिमाग में जो पहला विचार आया वो ये था कि इन इमारतों के बीच से बहुत तेज हवाएं बहेंगी। जैसा कि आप जानते हैं, इमारत के चारों ओर हवा बहती है और जब ये इसके चारों ओर बहती है तो एक गति हासिल कर लेती है। मेरे लिए ये स्पष्ट हो गया कि हवा का इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने पवन ऊर्जा केंद्र को स्थापित करने का निर्णय किया। सबसे पहले ये छोटे रूप में बनाया गया क्योंकि तब मेरी समझ नहीं थी कि इसे कैसे बड़ा बनाया जाए, क्योंकि ऐसी कोई सामग्री नहीं थी। एक धुरी जो इमारत की पूरी ऊंचाई तक घूर्णन कर सके। एक विचार आया कि अक्ष को स्थिर रखना बेहतर होगा। पवन ऊर्जा केंद्र एक दूसरे से स्वतंत्र 2-3 मंजिलों के आकार तक हो ताकि वे समुचित तरीके से काम कर सके। सभी पवन ऊर्जा केंद्र शोर पैदा करने को लेकर जाने जाते हैं। इसका कारण है हवाओं से संघर्ष, क्योंकि जब पवन ऊर्जा केंद्र का हिस्सा प्रवाह के साथ चलता है तब दूसरा हिस्सा इस प्रवाह का प्रतिरोध करता है। ऐसी जगह जहां वायु से घर्षण होता है, हम वहां वायु गतिकीय एरोडायनामिक ढाल लगाते हैं और सभी भाग प्रवाह के साथ घूमने लगते हैं। इस तरह हम शोर से छुटकारा पा जाते हैं। एक और गंभीर मुद्दा है कंपन। प्रति मिनट 5 से 6 की घूर्णन गति सीमित करके कंपन से छुटकारा पाया जाता है। अब हमने एक कार्यशील प्रोटोटाइप बनाया है जिसकी ऊंचाई 1 मीटर है। हम अपनी वेबसाइट पर इस प्रोटोटाइप की कार्यविधि को लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। हाँ, वे वास्तविक वस्तु के आकार के बराबर नहीं है, लेकिन इसे हम एक छोटे विमान के उदाहरण से समझ सकते हैं जो हमें उड़ान का सिद्धांत प्रदर्शित कर सकता है और छोटे वजन को लेकर उड़ सकता है। उसी समान सिद्धांतों का उपयोग करके विमान को बड़ा बनाना संभव है ताकि वो 200 लोगों को भी लंबी दूरी पर ले जाने में सक्षम हो सके। हम पहले से ही इसके अभ्यस्त हैं और हम बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हैं। आज से 140 साल पूर्व यदि कल्पना करें कि कोई पक्षी हमें इतनी लंबी दूरी तक सफर करा सकेगा तो शायद ही इस पर किसी को विश्वास होता होगा। हवा का उपयोग करके ऊर्जा पैदा करने की तकनीक एक विमान बनाने की तुलना में कहीं ज्यादा सरल है। आज दुनिया भर में विद्युत ऊर्जा की कमी एक बड़ी समस्या है। हम सभी जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा की कमी तो है, लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता है कि इसे कहां से और कैसे प्राप्त किया जाए। पनबिजली आधारित ऊर्जा स्टेशनों के संसाधन अब समाप्त हो रहे हैं। अगर हम कोयले का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन की बातें करें तो ये एक प्रदूषणकारी होगा। उन शहरों में जहां धूम कोहरा स्मॉग है, वहां लोग सामान्य तरीके से सांस नहीं ले पाते। ये उनकी जीवन प्रत्याशा को प्रभावित कर रहा है। अगर हम परमाणु ऊर्जा की बात करें तो दीर्घावधि में ये भी कुछ समस्याएं पैदा कर सकती है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निपटान करना बहुत ही खर्चीला और मुश्किल कार्य है। मेरा मानना है कि अब लोग बड़ी संख्या में प्राकृतिक प्रौद्योगिकियों के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं और जब तकनीक प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा लेती है तो ये हमें कई गुना ज्यादा लाभ पहुंचा सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि इस तकनीक की मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी। बेशक असल पैमाने पर पहली बार इस सुविधा को लागू करते ही इसकी मांग में सक्रिय रूप से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हम अब इस ओर बढ़ रहे हैं तथा इस विषय पर संवाद आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, संयुक्त अरब अमीरात के शासक परिवार के सदस्य के साथ और वियतनाम में इसके प्रसार के लिए संवाद जारी है। लंबे समय से मैंने बहरीन का दौरा नहीं किया है और वहां वार्ता का अगला चरण लगभग 15 मई को निर्धारित है। भूखंडों का चयन पहले से ही किया जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम वास्तुशिल्प अवधारणाओं के निर्माण को पूरा करेंगे। उसके बाद वास्तुशिल्प अवधारणाओं को बहरीन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुझे आशा है कि इस पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाएगा और एक बिंदु पर हम सभी सहमत होंगे तथा अपने लक्ष्य को निर्धारित पैमाने पर लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।
दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा क्योंकि यहाँ पर आपके जो सवालों के जवाब हैं वो लाइव डेनिस टेगलिन सर जी दे रहे हैं। और ये बार बार आपके सवाल हैं जो बार बार आप मैसेज में, आप इंस्टाग्राम पे, आप व्हाट्सएप के ऊपर आप हमसे पूछते हैं। और आज दुबई के हेड ऑफिस से हम ये सवाल डायरेक्ट डेनिस जी से पूछ रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेगा। ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है क्योंकि हम तो पूछते ही रहते हैं। आप सभी की ये क्वेरी आ रही थी कि डेनिस सर कब हमारे सवालों के जवाब देंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनिस सर से वो ये है कि ऑन वेबसाइट इट इज़ रिटन Vitor will generate 200% of electricity of its needs. What is that and it is really possible? Please sir. ये वास्तविक है भी या नहीं, ये बताने के लिए स्थान को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां औसत वार्षिक वायु गति, हवा की रफ्तार 4 मीटर प्रति सेकंड है, जो बहुत ही कम है। इससे इमारत काम तो करेगी, लेकिन हमें इसका 200% तक परिणाम नहीं मिल सकेगा। ऐसे भी शहर हैं जहां 5 मीटर या उससे अधिक की औसत वार्षिक वायु गति है, जो पहले से ही बहुत अच्छी है। यदि इमारत काफी ऊंची हो, उदाहरण के लिए 300 मीटर, तो मेरा मानना है कि ये एक सर्वश्रेष्ठ आकार है और हम 200% तक परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। आज दुनिया में ऐसी कोई इमारत नहीं है जो वैकल्पिक अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके 10% से अधिक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। यहाँ तक कि यदि संभावित रूप से कमजोर वायु प्रवाह वाले क्षेत्रों में भी परिणाम 70 या 100% तक पहुँच जाए, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। इन आंकड़ों को प्राप्त करना संभव है, लेकिन इसके लिए क्षेत्र विशेष और वास्तुकला दोनों को ध्यान में रखना होगा। इसलिए यदि आपके पास विशिष्ट स्थान है और आप सवाल करेंगे कि इस स्थान पर इमारत कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगी, तो हम हवा से जुड़े आंकड़े लेंगे और समझेंगे कि इस क्षेत्र में इमारत किस आकार की बननी चाहिए। तत्पश्चात हम उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे। अनुकूल परिस्थितियों में इन आंकड़ों को प्राप्त करना संभव है। डेनिस सर से हमारा अगला सवाल है, आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाना सवाल डिविडेंड के बारे में। हमें पहला डिविडेंड कब मिलेगा सर? और इसमें भी एक कंडीशन है कि हमारा लाइसेंस सेल होने के बाद मिलेगा या हमारी बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद हमें डिविडेंड मिलेगा। अगर हम लाभांश की बात करें तो विभिन्न स्थितियां हो सकती है। एक ओर हम जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा आज एक बहुत ही आवश्यक चीज है, लेकिन इसकी काफी कमी है। दूसरी ओर हमारे पास एक अच्छी तकनीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे आजमाना होगा और तकनीक के इस्तेमाल के लिए सभी जरूरी प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे। ये दिखाना होगा कि इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ये स्थिर और मजबूत है तथा कोई खतरा पैदा नहीं करता। इसके लिए उदाहरण के तौर पर इसके आद्य रूप को वास्तविक पैमाने के अनुसार बनाना होगा। सवाल ये है कि हम निर्माण कार्य कब शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसके लिए हमें सबसे पहले भूखंड को ढूंढना होगा। उसके पश्चात हमें भूखंड के स्वामी के साथ इसके उपयोग की शर्तों पर सहमत होना होगा। तीसरा, हमें क्षेत्र विशेष की सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इसमें कितना समय लग सकता है? उदाहरण के तौर पर यदि किसी देश का प्रमुख या मंत्री कहता है हम चाहते हैं कि ये प्रौद्योगिकी हमारे देश में दिखाई दे, तो वो वास्तव में इसके प्रति गंभीर है और वो दस्तावेजों और अनुमोदन प्राप्त करने में हमारी मदद करेंगे। और ऐसी स्थिति में 1 या 2 महीने के भीतर ये मुद्दे हल हो जाएंगे। ये एक सुरक्षित विकल्प है, लेकिन यदि हम निराशावादी विकल्प का चयन करें तो पहले चरण तक पहुंचने में ही कई साल लग जाएंगे। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ निवेशकों के लिए कोई जोखिम नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऋण नहीं है, हमें किसी को पैसे नहीं चुकाने हैं। अब यही परियोजना पूरी तरह से हमारे निवेशकों के पैसे का उपयोग कर रही है। हमारे पास निवेशकों की संख्या काफी बड़ी है। अब तक 28,000 से अधिक लोग इससे जुड़ गए हैं। हमने $20 लाख की पूंजी जमा की है। हाँ, इतनी बड़ी परियोजना के लिए ये फंड काफी नहीं है, लेकिन इससे राज्य शुल्क और पेटेंट अटॉर्नी की सेवाओं आदि का भुगतान करना संभव है। हमें अपनी तकनीक की रक्षा करनी होगी। इस कदम पर बढ़ते हुए हम अब भारत में पेटेंट प्राप्त करने पर कार्य कर रहे हैं तथा हमारी सूची में कुल 75 देश शामिल हैं। ये देखते हुए कि हर देश में हमारा एक प्रतिनिधि पेटेंट अटॉर्नी होना चाहिए, तो ये काफी बड़ा खर्च है। हमें निरंतर पत्राचार रखना होगा, क्योंकि पेटेंट एक जटिल चीज है और इसके लिए पेटेंट कार्यालय तथा आविष्कारक के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान की आवश्यकता पड़ती रहती है। ये सब एक पेटेंट अटॉर्नी की मदद से करना सरल और संभव होगा।
अभी हम अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए निवेश कोष का उपयोग कर रहे हैं। अगर हम शहरी परिवहन एवं रसद प्रणाली परियोजना के बारे में बात करें तो हमें जापान, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील के अलावा कई अन्य यूरेशियाई देशों में पेटेंट प्राप्त हुए हैं। वेटर परियोजना के लिए हमें हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पेटेंट मिला है। ये हमारी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा है जो कम से कम 2037 तक प्रभावी होगी। भले ही हमें वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने में 2-3 साल लग जाएं, लेकिन इसमें किसी तरह का जोखिम नहीं है। हम दिवालिया नहीं होंगे, कोई भी हमारे पेटेंट की चोरी नहीं करेगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा सुरक्षित है। सभी पेटेंट मेरे नाम पर पंजीकृत हैं। इस दुनिया में किसी के पास व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ कोई दावा नहीं है, न था और न ही हो सकता है। मेरा किसी के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं है जिसके बड़े परिणाम हो सकते हैं। शायद प्रथम लक्ष्य की शुरुआत तक पहुंचने में 1 महीने का समय लग जाएगा। हो सकता है कि अचानक उन लोगों में से कोई जो सरकार में या किसी बड़ी कंपनी में प्रमुख पदों पर हों, कहेंगे कि हम ऐसी परियोजना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें क्षेत्र विशेष के विज्ञापन के लिए ढेर सारे अवसर प्रदान करेगी। ये परियोजना ढेर सारा लाभ ला सकती है, जैसे पर्यटकों और निवेशकों को आकर्षित करना। आजकल इसके प्रति सभी की दिलचस्पी बढ़ रही है। शायद 1 या 2 महीने या कई सालों के बाद, जल्दी या बाद में, लेकिन ये लक्ष्य निश्चित तौर पर पूरा होगा। कुछ भी हो, हमें कोई नहीं रोक सकता और हम अंत तक जाएंगे। नए पेटेंट के संबंध में यदि हमें लगता है कि इस तकनीक में कुछ अन्य नवाचार भी शामिल हैं और स्वाभाविक हैं कि उनमें बहुत सारे होंगे ही, तो निश्चित रूप से हम उसका भी पेटेंट कराएंगे। इस तरह हम इस तकनीक का उपयोग करके अपने एकाधिकार को विस्तार करेंगे, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा की पर्याप्त गारंटी होगी। अतः मुझे यकीन है कि हम किसी भी प्रतिकूल स्थिति का सामना करने में सक्षम होंगे। जब हमने ये परियोजना शुरू की थी तब कोविड शुरू हो चुका था और पूरी दुनिया ठहर सी गई थी। इसके चलते बहुत ही कम निवेश हुए और अभी भी दुनिया में तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन हम इन स्थितियों से सफलतापूर्वक बच गए हैं। आज जो भी परिस्थितियां हैं, भले ही पूरी दुनिया किसी आर्थिक संकट के चलते 3 से 5 साल तक के लिए रुक जाए, फिर भी ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हम दिवालिया नहीं होंगे, हम टिके रहेंगे, अस्तित्व में बने रहेंगे और अपना लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। दोस्तों, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो आईपीओ से रिलेटेड है। इसके बारे में भी आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि कंपनी आईपीओ के लिए कब जाएगी। तो मैं डेनिस सर से पूछना चाहूँगा, व्हेन विटर विल गो फॉर आईपीओ and what is the price of one share when IPO will come? अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश की बात करें तो ये काफी लंबा रास्ता है। इसके लिए कंपनी को कम से कम 3 साल का लाभांश दिखाना होगा, वो भी उस समय से जब कंपनी ने अपना पहला लाभ अर्जित किया। लाभ अधिकृत पूंजी का कम से कम 5% होना चाहिए। ये काफी लंबा रास्ता है, लेकिन लाभ अर्जित करने की स्थिति में ये हमें अपने निवेशकों के बीच इसे वितरित करने पर रोक नहीं लगाता है। आज क्रिप्टो वॉलेट जैसे आधुनिक उपकरण हैं। यदि हमें लाभ प्राप्त हुआ तो हम इसका विनिमय करते हुए 1 दिन के भीतर उसे उन सभी के पतों पर भेज सकते हैं जिसे लोगों ने अपने व्यक्तिगत प्रोफाइल में इंगित किया हुआ है। किसी न किसी दिन हम इस स्थिति में जरूर आएंगे। अपने आप में आईपीओ का रास्ता काफी लंबा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लंबे समय तक लाभ की प्रतीक्षा करेंगे। जब से लाभ प्राप्त होगा उसका वितरण तभी से ही शुरू हो जाएगा। यहाँ समय बताना तो जरा मुश्किल है, लेकिन यदि 1 वर्ष नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लेकिन जल्दी या बाद में ये महत्वपूर्ण समय जरूर आएगा। यदि हम स्टॉक एक्सचेंज में जाए बिना लाभ कमाते हैं तो हम आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए उसे क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से वितरित कर सकेंगे। जैसा कि रविंद्र आप जानते हैं, हमारी परियोजना बहुत ही पारदर्शी है, क्योंकि अब हमारे पास आने वाले सभी निवेश टेलीग्राम चैटबॉट में दिखते हैं और इस तरह $1 के निवेश को भी छिपाना संभव नहीं होगा तथा हमें ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं है। तदनुसार यदि कोई परियोजना लागू होती है तो उसका आकार इतना बड़ा होगा कि उसे नोटिस न करना असंभव होगा तथा उसके बारे में मीडिया तक में चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। परियोजना की लागत और हमें इससे प्राप्त होने वाला लाभ काफी स्पष्ट है, इसलिए ये जैसे ही होगा हम तुरंत अपने निवेशकों के साथ लाभ साझा करने के लिए तैयार रहेंगे।
डिविडेंड एंड आईपीओ के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है दोस्तों, वो है सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ईडीके, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की से रिलेटेड। तो मैं डेनिस सर से पूछना चाहूँगा कि हमारे सभी शेयर होल्डर्स को इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की कब तक मिलेगी, व्हेन वी विल गेट आवर शेयर सर्टिफिकेट दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की। सर हाँ, दरअसल हमारे व्यक्तिगत प्रोफाइल के शुरुआती संस्करण में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कुंजी के रूप में ऐसे दस्तावेज थे। इसका अर्थ यह है कि इसमें सभी जानकारियां हैं, निवेशक के बारे में, उनके निवेश की राशि के बारे में, और इन सब की पुष्टि एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर द्वारा होती है। जब आप इस फाइल को अपने पेन ड्राइव या कंप्यूटर से सहेजते हैं तो ये हमेशा इस बात का सबूत है कि किसी व्यक्ति ने निवेश किया है। कार्यालय में बदलाव के साथ हमने अपने कार्यालय की वास्तुकला को भी पूरी तरह से बदल दिया है। और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कुंजी कोई सरल चीज नहीं है, बल्कि इसके बुनियादी ढांचे के निर्माण में समय लगता है। अब व्यक्तिगत प्रोफाइल 80% तक तैयार हो चुकी है। हम इस बात की जल्द घोषणा करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कुंजी आ गई है। अब जब भी कोई व्यक्ति एक नए व्यक्तिगत प्रोफाइल में प्रवेश करेगा तो वो जनरेट बटन पर क्लिक करेगा और तत्पश्चात कुंजी उसके ईमेल पर भेज दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कुंजी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो ये साबित करता है कि ये निवेश किया गया। इस प्रकार ये निवेश का एक ठोस प्रमाण होगा। भले ही कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल तक पहुंच खो दे या अपना ईमेल और फोन संख्या बदल दे, मुझे उम्मीद है कि जून तक हम उन्हें जारी कर देंगे। इसके बाद जो अगला सवाल है मैं वो पूछना चाहूँगा कि आप सभी कम्युनिटी ने पूछा था, जैसा कि सभी को पता है कंपनी सिर्फ 15% शेयर ही सेल करेगी, तो ऐसा क्यों है सर? वाई कंपनी विल सेल ओनली 15% शेयर? हमने गणना की है और मानते हैं कि हमारी कंपनी द्वारा इतनी मात्रा में शेयर बेचने के बाद हमारे पास पहली सुविधा का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे। ऐसा करने के विभिन्न तरीके हैं। शायद किसी कंपनी के साथ सहयोग करेंगे, शायद हम इसे अकेले करेंगे, फिर भी इसके लिए 15% पर्याप्त होंगे। यदि हम अपने दम पर ऐसी इमारतों का निर्माण और बिक्री करते हैं तो हम उन लोगों के खर्चे पर खुद इमारत निर्माण की योजना बनाएंगे जिनके पास इस इमारत में अपार्टमेंट का स्वामित्व होगा। पवन ऊर्जा फार्म के निर्माण के लिए हम उन निवेशों का उपयोग करेंगे जिसे हम आज आकर्षित कर रहे हैं। पवन ऊर्जा फार्म इमारत की लागत का लगभग 5% है, इसलिए अंतिम परियोजना में आने के लिए हमारे लिए 15% पर्याप्त होंगे। इसलिए हमारे पास आज ये आंकड़े हैं, लेकिन हम हमेशा जरूरत के हिसाब से इन आंकड़ों को थोड़ा कम या अधिक कर सकते हैं, लेकिन औसतन ये वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। हमारा जो अगला सवाल है वो है गोरोड प्रोजेक्ट से रिलेटेड। गोरोड प्रोजेक्ट के कंपनी में फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि गोरोड एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए मैं डेनिस सर आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान्स फॉर गोरोड प्रोजेक्ट? आइए हम इस तथ्य को समझें कि कुछ लोग गोरोडलेस परियोजना को समझते तो हैं, लेकिन इतना सरल होने के बावजूद भी ये बड़ी संख्या में लोगों को अभी तक स्पष्ट रूप में समझ में नहीं आया है। हम इसे तथ्यात्मक तरीके से जहां तक संभव हो वीडियो द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। हमने पहले ही दुबई के लिए एक बेहतरीन वीडियो बनाया है और हमें ऐसी ही वीडियो भारतीय शहरों के लिए बनाकर अत्यंत खुशी होगी। इसके लिए हमें बस कुछ कोणों से ड्रोन द्वारा निर्धारित साइट की शूटिंग करनी होगी। हम एक शहरी वास्तुशिल्प अवधारणा का निर्माण कर रहे हैं, जिसके बाद इसे शहर के मेयर या गवर्नर को दिखाया जाएगा और उन्हें बताया जा सकेगा कि ऐसी परियोजनाएं उनके क्षेत्र में भी संभव हो सकती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परियोजना काफी बड़ी है, परियोजना में अधिकारियों की भागीदारी भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। उनसे बस एक चीज जो चाहिए वो है अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता। इसलिए वास्तुशिल्प अवधारणा का निर्माण करके हम इस संभावना में बढ़ोतरी करते हैं कि परियोजना को लागू किया जाए और अधिक से अधिक लोग इसे समझें। हमने दुबई के लिए एक वीडियो बनाया है। दुबई के शीर्ष प्रबंधन के सदस्यों में से एक इस परियोजना से अच्छे से परिचित हैं। वे जानते हैं कि हमारी तकनीक तापमान को कम कर सकती है एवं परिवहन की जरूरतों को भी घटा सकती है, जो आधुनिक शहरों की आवश्यकताओं के अनुरूप है।
इसके काफी फायदे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि माना जा सके कि सब कुछ ठीक है और हम निश्चित रूप से इसका उपयोग करते हुए निर्माण कार्य शुरू करेंगे। लेकिन सब कुछ बेहतर होगा क्योंकि परियोजना काफी बड़ी है तथा इसको महसूस करने, समझने और कल्पना करने में समय लगता है कि आर्थिक पक्षों पर विचार करते हुए इसे कहां और कैसे लागू किया जाए। लेकिन हर परिस्थितियों में इसके प्रति रुचि बरकरार है। आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं कि दिसंबर 2022 में इस परियोजना को कितनी रुचि के साथ देखा गया। मुझे यकीन है कि 2-3 महीनों के भीतर हम हर हाल में दुबई के शीर्ष प्रबंधन के एक और प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करेंगे ताकि वहां हमारी परियोजनाओं को लागू करने की संभावनाओं पर चर्चा जारी रखी जा सके। Thank you very much, my friend. Namaste. Thank you very much, Ravinder. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू।